हेलो डियर स्टूडेंट, पुनः आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा आईएएस एकेडमी में। काफ़ी दिनों बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं उपस्थित नहीं था। प्रयास करूँगा कि आपको डेली वीडियो मिलता रहे। आज जो मुद्दा हमने उठाया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो है इंग्लिश मीडियम कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन पर नियंत्रण। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि देखिए, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आ गया यहाँ पे। मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि हर वीडियो में, हर टॉपिक पे आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैं दूंगा, जिससे इसका कारण उत्तर भी मैंने दिया था। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको मालूम हो जाएगा कि आपको किन किन मुद्दों को उस टॉपिक में डिस्कस करना है। पहला मुद्दा कि प्रशासन पर नियंत्रण क्यों, और दूसरा मुद्दा है प्रशासन पर नियंत्रण के साधन या तकनीक या विधि। आइए देखते हैं दोनों मुद्दों पे कि प्रशासन पर नियंत्रण क्यों। आधुनिक राज्य, जिसे हम प्रशासकीय राज्य, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट के रूप में जानते हैं, और डे बाय डे प्रशासन के कार्यों या शासन के कार्यों में निरंतर विस्तार हुआ। यह आप देखेंगे 1950 डिकेड के बाद, खासकर जब एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिकी जो देश से आज़ाद हुई, वहाँ पर शासन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हुई और शासन के द्वारा समाज एवं अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि शासन का एजेंट कौन है? लोक प्रशासन। और लोक प्रशासन समाज या अर्थव्यवस्था की देखभाल कैसे करेगा? उसे उचित मात्रा में सत्ता या शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे दोनों शब्द मैं यूज कर रहा हूँ। और वह सत्ता किसकी है? बट नेचुरल है, डेमोक्रेसी में जनता की सत्ता है। और यूज कौन कर रहा है? प्रशासनिक एजेंसी, प्रशासनिक निकाय। तो बट नेचुरल है कि उस सत्ता का मिसयूज न होने पाए। ध्यान दीजिएगा, जनता की सत्ता है लोकतंत्र। लोकतंत्र में वास्तविक स्वामी कौन है? वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। और उसको कौन एंजॉय कर रहा है, कौन एंटरटेन कर रहा है, कौन यूज कर रहा है? प्रशासनिक एजेंसी। तो कहीं प्रशासन के द्वारा उस सत्ता का मिसयूज न किया जाए, स्वाभाविक है प्रशासन पर नियंत्रण आवश्यक है। पहला मुद्दा, क्यों प्रशासन या प्रशासनिक एजेंसी सत्ता का मिसयूज न कर पाए। इसलिए मैं दो स्टेटमेंट बता रहा हूं। लॉर्ड एक्टन का स्टेटमेंट, पावर मेक करप्ट, एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्युटली। शक्ति भ्रष्ट बनाता है और सर्वोच्च शक्ति सर्वोच्च भ्रष्ट। इसलिए नियंत्रण। एल.डी. वाइट के शब्दों में, लोक प्रशासन के प्रसिद्ध विद्वान, कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में जैसे जैसे राज्य का अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा, प्रशासन को उस मात्रा में सत्ता सौंपी जाएगी और प्रशासनिक एजेंसियों के द्वारा उस सत्ता का मिसयूज न किया जाए। इसलिए प्रशासनिक एजेंसियों पर नियंत्रण आवश्यक है। अर्थात जितनी सत्ता उतना ही अधिक नियंत्रण, चेक एंड बैलेंस। इसलिए प्रशासन पर नियंत्रण की आवश्यकता है। पहला आपका उत्तर मिला। क्यों? ऐसे करना पड़ेगा ना आपको। दूसरा मुद्दा है कि प्रशासन पर नियंत्रण के साधन क्या है। यहाँ पे जो मैंने एम्फसाइज किया है, प्रशासन पर नियंत्रण, एक मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है। प्रशासन पर नियंत्रण के कई साधन हैं। जनता, जो सार्वभौम निकाय, इस डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन है, जो लोकतांत्रिक संस्था है, जनता की सत्ता को क्या होता है? संसद को सौंपा जाता है। कॉमन इलेक्शन, निर्वाचन के माध्यम से। उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा जब प्रशासन पर जन नियंत्रण में पढ़ाऊंगा। संसद उस सत्ता को, संसद दो, पूरे विश्व में देखा जाए तो तीन प्रकार की सरकारें या शासन प्रणाली होती है। आप सभी लोगों को मालूम है। संसदीय शासन प्रणाली, ब्रिटेन इज द मदर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति शासन प्रणाली, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यूएस, अमेरिका, फ्रांस। और मल्टीपल टाइप ऑफ सिस्टम, बहुल शासन प्रणाली, जिसका एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड।
कभी इस पर भी चर्चा होगी किसी क्लास टॉपिक में। यहाँ पे मैं संसदीय शासन प्रणाली की चर्चा कर रहा हूँ कि जनता आम चुनाव के माध्यम से संसद को सत्ता सौंपती है। संसद में जिस दल का बहुमत होता है वह सरकार या कार्यपालिका का गठन होता है, और कार्यपालिका की जो इकाई होती है वही होती है प्रशासन। इस डायग्राम में अलग एक एजेंसी शासन के 3 पार्ट होते हैं, संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, या विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका। तो संसद ने कार्यपालिका को डेलीगेट किया और अथॉरिटी, और यह अथॉरिटी प्रशासन के पास पहुंची। एक्चुअली में ये जो प्रशासन है यह कार्यपालिका के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आता है। तो यहाँ पे देखिए, इसलिए मैंने एक यहाँ पे डायरेक्ट लाइन दिया है और यहाँ पे डॉटेड लाइन दिया है, मतलब जनता प्रशासन पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करेगा, संसद प्रशासन पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करेगा, न्यायपालिका प्रशासन पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करेगा। दीज आर इनडायरेक्ट कंट्रोल। और कार्यपालिका जब मैं पढ़ाऊंगा तो इस कार्यपालिका को मैं कैटेगराइज करूंगा। एक मैं बताऊंगा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, राजनीतिक कार्यपालिका जिसमें मंत्री सरकारें होती हैं, और एक मैं बताऊंगा प्रशासकीय कार्यपालिका, ये है प्रशासन। या मैं बोलूँगा अस्थायी कार्यपालिका, यही है मंत्रिमंडल, और ये क्या है, अस्थायी कार्यपालिका। मतलब प्रशासन को हम कार्यपालिका का पार्ट या भाग मानते हैं, इसलिए कार्यपालिका का प्रशासन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण है, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो यहाँ पे इस टॉपिक को कवर मैं जब करूँगा तो देखिए कितने क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। पहला आपका क्लियर हो जाएगा प्रशासन पर विधायिका का नियंत्रण या संसदीय नियंत्रण, इंग्लिश मीडियम पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा कवर हो जाएगा प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरा बहुत चर्चित जुडिशरी कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे कई मुद्दे आएंगे, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, न्यायिक सक्रियतावाद क्या है, जुडिशियल डिक्टेटरशिप क्या है, क्या वास्तव में भारत में जुडिशियल डिक्टेटरशिप है, ये सारे मुद्दे हम लोग चर्चा करेंगे। और लास्ट में पब्लिक कंट्रोल या पीपल कंट्रोल, जन नियंत्रण। ये 4 आपको एक चार्ट जो प्रश्न है यूपीएससी के जो पूछे गए हैं, जैसे 2005 में पूछा गया प्रशासन पर विधायिका या संसदीय नियंत्रण मिथ्या है, सीडो है। द कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन बाय पार्लियामेंट सीडो 2016 में पूछा गया। कई बार पूछे जा चुके हैं, न्यायपालिका नियंत्रण, विधायिका नियंत्रण, कार्यपालिका नियंत्रण, जन नियंत्रण। और एक और माध्यम है मीडिया, रोल ऑफ मीडिया, उसको मैं अलग से चर्चा करूंगा। मीडिया की भूमिका, मीडिया भी नियंत्रण करता है, मीडिया भी समाज को जागरूक करता है, तो उसकी टॉपिक वो अलग टॉपिक होगा, अलग मुद्दा होगा। पहला जो आज हम टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे वह है प्रशासन पर संसदीय या विधायिका नियंत्रण। क्या करना होगा उसमें ये देखना होगा कि प्रशासन पर संसदीय या विधायिका नियंत्रण क्या प्रभावशाली है, ये भी प्रश्न पूछा गया। इज लेजिस्लेचर कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव, ये भी प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न के तरीके अलग हो सकते हैं लेकिन सबके आंसर एक ही हैं। तो आइए हम आज पहला जो पार्ट है उस पर हम लोग एक डायग्राम बनाएं, चार्ट बनाएं और उसके माध्यम से देखने का प्रयास करें कि प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण। अब कॉमन पॉइंट क्या हो जाएगा, ये डायग्राम कॉमन रहेगा। जैसे आपसे पूछा गया प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण, तो अब जनता, संसद, कार्यपालिका, यहाँ तक डायग्राम बनेगा। आपसे पूछा प्रशासन पर कार्यपालिका नियंत्रण, ये डायग्राम कॉमन रहेगा। न्यायपालिका नियंत्रण, ये डायग्राम यहाँ पर। अब ये संसद और कार्यपालिका हटा के हम सिर्फ दिखाएंगे प्रशासन, न्यायपालिका, इनडायरेक्ट कंट्रोल। इस तरह डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमें करना अलग अलग प्रश्नों में, या आप कहीं पे भी ये डायग्राम बनाएंगे, चारों प्रश्न में ये डायग्राम, जनता नियंत्रण, जन नियंत्रण, वहाँ पे भी ये डायग्राम आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो अब हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो प्रश्न है, प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण मिथ्या सीडो है या प्रशासन पर विधायिका नियंत्रण क्या प्रभावशाली है, जो प्रश्न पूछे गए हैं और ये कई तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो एक चार्ट हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी जो सिनेप्सिस है, जो फ्रेमिंग है, वो किस प्रकार होगी देखते हैं। प्रशासन पर विधायिका का नियंत्रण जो पहला है, प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण, पार्लियामेंट्री कंट्रोल नियंत्रण।
तो यहाँ पे या पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, या यहाँ पे आप विधायिका भी लिख सकते हैं, लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, संसदीय या विधायिका नियंत्रण। अब यहाँ पे आपको पहला प्रश्न आपका वही आएगा, प्रशासन पर विधायिका या संसदीय नियंत्रण क्यों, जो पीछे मैंने बताया कि जनता की सत्ता, क्यों का उत्तर मैं दे रहा हूँ। जनता आम चुनाव के माध्यम से संसद को अपनी सत्ता सौंपती है और संसद में जिस दल का बहुमत होता है वही सरकार बनाता है, और सरकार की एजेंसी कौन है, प्रशासनिक या प्रशासन या प्रशासकीय अभिकरण, तो बट नेचुरल है। जनता पार्लियामेंट पे कंट्रोल करेगा, किसके माध्यम से बताएंगे आपको। सबसे पॉपुलर जो है, पॉपुलर कंट्रोल क्या है, कॉमन इलेक्शन, हर 5वें साल, भारत की बात मैं कर रहा हूँ, इमरजेंसी जो कंडीशन है वो अलग बातें हैं, ठीक है। तो प्रशासन पर चूंकि जनता की सत्ता संसद को डेलीगेट किया जाता है, हस्तांतरित किया जाता है, सौंपा जाता है, प्रत्यायोजित किया जाता है, संसद से सत्ता कार्यपालिका या सरकार के पास डेलीगेट होती है। चूँकि संसदीय शासन प्रणाली में जिस पार्टी को बहुमत की प्राप्ति होती है वही सरकार बनाती है, और सरकार की एजेंसी कौन है, प्रशासकीय अभिकरण, तो प्रशासकीय एजेंसी के द्वारा कार्यों का संपादन किया जाता है। तो सरकार सत्ता या कार्यपालिका सत्ता किसको सौंपेगी, प्रशासनिक अभिकरण को। इसलिए स्वाभाविक है कि संसद प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करेगा। पहले प्रश्न का उत्तर आया। अब आइए देखते हैं प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की तकनीकी क्या है। तकनीकी कह सकते हैं, संसदीय नियंत्रण की तकनीकी, इसे हम विधि कह सकते हैं, इसे हम उपाय कह सकते हैं, मेथड, इंस्ट्रूमेंट, इसे हम उपकरण कह सकते हैं। ढेर सारे नाम हैं, सब एक ही है। तकनीकी, विधि, उपाय, उपकरण, डिवाइस, टेक्निक, इंस्ट्रूमेंट, मेथड। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो संसदीय नियंत्रण किस प्रकार प्रशासन पर, पीछे मैंने चर्चा किया कि संसदीय नियंत्रण अप्रत्यक्ष नियंत्रण है। संसद, भारत की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ये जो टॉपिक मैं आपको कवर कर रहा हूँ ये फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में कॉमन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी है और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में भी। देखिए कितना अच्छा है। कई बार तो एक ही साल मैंने देखा यूपीएससी में कि फर्स्ट पेपर 99 की बात करूँ, 2006 या 7 की बात करूँ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि फर्स्ट पेपर में भी वही प्रश्न पूछा गया, सेकेंड पेपर में वही प्रश्न पूछा गया। कितना अच्छा है आपके लिए कि एक ही प्रश्न दोनों पेपर, एक ही टॉपिक दोनों पेपर में कॉमन है। तो यहाँ पे जब मैं चर्चा करूँगा, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे रिमेंबर करा रहा हूँ कि हम इस भारतीय प्रशासन के संदर्भ में यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की तकनीकी, विधि, उपाय, उपकरण क्या है। तो बट नेचुरल है कि भारत में जो संसदीय कार्यवाही होता है, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स होता है, प्रक्रिया होता है, उसके माध्यम से ही संसद डायरेक्टली कार्यपालिका के ऊपर और इनडायरेक्टली प्रशासन के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। तो आइए यहाँ पे भी एक डायग्राम दे दें, एक चार्ट बना दिया है। पहला नियंत्रण होगा संसदीय नियंत्रण में, सबसे पहला जो होता है आवर्स, क्वेश्चन आवर्स, प्रश्नकाल। दूसरा, अब देखिए एक चीज़ और मैं यहाँ पे फिर आपको रोक रहा हूँ, अब ये जीएस का पोर्शन है, मतलब आप देखिए पबाइट के साथ साथ, लोक प्रशासन के साथ साथ आपका सामान्य अध्ययन भी काफ़ी डिटेल में आज करूँगा, प्रयास करूँगा। 0 आवर्स, शून्यकाल, आधे घंटे की चर्चा, आधे घंटे की चर्चा, हाफ एन आवर डिस्कशन, आधे घंटे की चर्चा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, या पहले हम स्थगन प्रस्ताव की चर्चा कर लें, फिर हम ध्यानाकर्षण क्यों रखा है, ध्यानाकर्षण के को बाद में मैं बताऊंगा आपको। स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन इंग्लिश मीडियम, या इसको कहा जाता है काम रोको प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन, काम रोको प्रस्ताव क्या है बताएंगे आपको भी। फिर कॉल अटेंशन, ध्यानाकर्षण,
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, फिर अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, फिर निंदा प्रस्ताव, सेंसर मोशन। इसके अलावा आप संसद, चूंकि बजटीय प्रक्रिया में भी पार्लियामेंट का योगदान है। अब एक पूरा टॉपिक आपका वित्तीय प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन, फर्स्ट पेपर में वित्तीय प्रशासन है, सेकंड पेपर में वित्तीय प्रबंधन है, डिटेल हम वहाँ बताएंगे। यहाँ पे एक थोड़ी समरी करेंगे सिर्फ कि कैसे बजटीय प्रक्रियाओं के द्वारा नियंत्रण स्थापित होता है। तो बजटीय प्रक्रियाओं के द्वारा नियंत्रण, बजटीय प्रक्रियाओं के द्वारा नियंत्रण, कंट्रोल थ्रू बजटरी प्रोसेस, कंट्रोल थ्रू बजटरी प्रोसेस। फिर इसके अलावा ये तो संसदीय कार्यवाही हो गया, मतलब ये सारे एक्शन पार्लियामेंट के फ्लोर पे होता है, फर्श पे होता है। इसके अलावा कुछ और एजेंसी होती हैं जो संसद को नियंत्रण स्थापित करने में असिस्ट करती हैं, सहायता प्रदान करती हैं। जैसे आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा आपको, संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमेटी, संसदीय समितियां आपके जीएस में भी है, और बहुत ही पॉपुलर CAG, कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर नॉट कंट्रोलर। देयर इज बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन कंट्रोलर एंड कंट्रोलर, बताऊंगा, घबराइए मत। संसदीय समितियां में 3 समिति हो जाएगी, PAC लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, EC एस्टिमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति, और PUC पब्लिक अंडरटेकिंग, लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति। ये 3 कमिटीज़ हैं। इसे हम फाइनेंशियल कंट्रोल भी कह सकते हैं, CAG, और तीनों कमेटियों के कंट्रोल को हम इस प्रकार भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। बजटीय प्रक्रियाओं के द्वारा नियंत्रण कैसे होता है? यहाँ पे बजट जब पारित होता है तो 5 स्टेज होते हैं। पहला होता है प्रपोजल ऑफ बजट, बजट का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन या प्रपोजल ऑफ बजट, बजट का प्रस्तुतिकरण। दूसरा होता है जनरल डिस्कशन, सामान्य चर्चा। तीसरा होता है अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान, डिस्कशन एंड वोटिंग ओवर डिमांड ग्रांट्स। चौथा होता है आपका विनियोजन विधेयक का पारित होना, विनियोजन विधेयक का पारित होना, इनैक्टमेंट ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, और फाइनली होता है वित्त विधेयक का पारित होना, इनैक्टमेंट ऑफ फिनेंस बिल, वित्त विधेयक का पारित होना। ये आपका बजटीय प्रोसेस जो पार्लियामेंट के अंदर होता है। संसद सिर्फ नियंत्रण स्थापित करने के लिए, संसद जो हाउस है वो कई कार्य करता है। अभी आपने देखा प्रशासन में नियंत्रण स्थापित करता है, जनता को सूचना देता है, बजट से संबंधित जो कार्य होता है उसको भी संपादित करता है। इसके अलावा अन्य ढेर सारे कार्य भी संसद में संपादित किए जाते हैं। जब पॉलिटी का क्लास में लूँगा, पार्लियामेंट पढ़ाऊँगा, वहाँ पे बहुत डिटेल में बताऊँगा। यहाँ पे चूँकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ टॉपिक है तो प्रयास करूँगा कि आपको जीएस के भी सेक्शन को मैं एलेबोरेट करूँ, बट उतना डिटेल नहीं जा पाऊँगा जितना मैं पॉलिटी में पढ़ाऊँगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। पहला देखते हैं कि संसद का जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स है, जो संसदीय प्रक्रिया है, संसद की जो प्रक्रिया है, भारत में ये एक ब्रिटिश लेगेसी है कि जो पहला आवर्स होता है, जनरली पार्लियामेंट की जो बैठक होती है, अब आपको भी ये भी बताना पड़ेगा मुझे कि एक वर्ष में लोकसभा की बैठक कितनी होती है, कितने सत्र बुलाए थे? 3 सत्र। राज्यसभा के बिहार पीटी में शायद एक बार पूछा गया था, 4 सत्र हो जाता है। बजट सत्र 2 भाग में होता है इसलिए 4 माना आता है। लोकसभा का 3 सत्र होता है, जैसे अभी मानसून सत्र, फिर
विंटर सेशन शीतकालीन सत्र और फिर बजट सत्र। वैसे राज्यसभा में मानसून सत्र, विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र और बजट सत्र। बजट सत्र 2 भाग में होता है, इसलिए टोटल 4 मान लिया जाता है। लोकसभा 3 सत्र, राज्यसभा को 4 माना जाता है। क्लियर। अब देखते हैं जब संसद की बैठक बुलाई जाती है तो ब्रिटिश काल में शाम को 3:30 बजे, चूँकि हम गुलाम थे, कॉलोनियल थे, लेकिन अब सुबह 11 बजे से बुलाया जाता है। 11 से 12 जो फर्स्ट आवर्स होता है उसमें हम कहते हैं क्वेश्चंस आवर्स। प्रश्नकाल का उद्देश्य क्या होता है? प्रसिद्ध ब्रिटिश विद्वान ह्यूग स्केल ने कहा कि प्रश्नकाल वह माध्यम है जो प्रशासकों को सतर्क रखते हैं। इतनी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी आपने प्रशासन को दिया है, इतना सत्ता सौंपा है, तो बट नेचुरल है प्रशासन कार्य करे, सही तरीके से कार्य करे, तो उसके लिए प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल में क्या होता है? माननीय सांसद मंत्रियों से, मंत्री मतलब कार्यपालिका सरकार, मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछने का उद्देश्य सिंपल है कि प्रशासन के ऊपर नियंत्रण या जो महत्वपूर्ण जो सार्वजनिक मामले हैं उसको पटल पे लाया जाना और उसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करना। तो कैसे प्रश्न पूछा जाता है? अब ऐसा तो नहीं है कि जैसे आप लोग, अभी मेरा ऑफलाइन क्लास में स्टार्ट होगा तो आप लोग तो क्लास में बैठते हो, तुरंत प्रश्न पूछते हो, सर ये बताइए। वहाँ पर ऐसे नहीं होता है। लोकसभा या राज्यसभा में जो सचिवालय होता है वह प्रश्न पूछने में सहायता करता है। किसको? लोकसभा में स्पीकर को, राज्यसभा में सभापति को। अब स्पीकर और सभापति के पास ढेर सारे कार्य होते हैं, तो प्रश्न कैसे पूछा जाता है? यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कई प्रकार के प्रश्न होते हैं, कैटेगराइज्ड होता है, वर्गीकृत होता है। तारांकित प्रश्न, गैर तारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न 3 प्रकार से प्रश्न, स्ट्रेट, नॉन स्ट्रेट एंड शॉर्ट नोटिस इंग्लिश मीडियम। तारांकित प्रश्न पे स्टार बना होगा, इसको यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं होगा, किसी प्रकार स्टार नहीं होता है। ये 21 दिन और 10 दिन, 21 दिन मैक्सिमम और 10 दिन तक ये लिमिटेशन होता है। आपको मतलब माननीय सांसद को सूचना देनी होती है सचिवालय के माध्यम से स्पीकर या राज्यसभा के सभापति को कि किस मुद्दे पे ध्यान आकर्षित प्रश्न पूछना है। परमिशन ग्रांट होता है। और तारांकित प्रश्न जो होता है, अब इसके फीचर समझिए। जिस प्रश्न पे तारा बना होता है, स्टार बना होता है, स्ट्रेट जिससे बोलते हैं, उस पर मंत्री क्या करेगा? मौखिक उत्तर देगा, ओरल। और मौखिक उत्तर देगा तो स्वाभाविक है उससे रिलेटेड सप्लीमेंट्री या कम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूरक या अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मतलब एक सांसद ने प्रश्न पूछा, उसी टॉपिक पे अन्य सांसद भी प्रश्न पूछ सकते हैं, इसे कहते हैं उससे जुड़ा हुआ प्रश्न, उसी टॉपिक से जुड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है। किसमें? तारांकित प्रश्न में। जो गैर तारांकित प्रश्न है उसका उत्तर मंत्री लिखित देता है, कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, तो वहाँ पर किसी प्रकार के सप्लीमेंट्री या कम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे पूरक प्रश्न मैंने एक चार्ट बना दिया, पूछे जाएंगे। यहाँ पे पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अच्छा, सपोज करिए कि कोई ऐसी पब्लिक इम्पोर्टेंस का इवेंट्स हो गया, घटना हो गया सार्वजनिक महत्व का, कि हम 21 दिन तक वेट नहीं कर सकते, तो एक व्यवस्था और है 10 दिन की नोटिस, 60 नोटिस, अल्प सूचना। इसमें भी लेकिन 10 डेज है, तो 10 डेज की नोटिस पे हम क्या कर सकते हैं? अल्प सूचना प्रश्न पूछ सकते हैं। और अल्प सूचना प्रश्न का वही प्रभाव होता है जो तारांकित प्रश्न का होता है, अर्थात इस पे पूरक प्रश्न, एक बार यूपीएससी पीटी में आ चुका ये क्वेश्चन, पूरक प्रश्न पूछे जाएंगे। 60 नोटिस पे प्रश्न, पूरक प्रश्न पूछे जाएंगे, सिंपल सी बात। ये तो हो गया आपका प्रश्नकाल, 11 से 12 चलता है। आप अगर आप लोग कभी संसद की कार्यवाही देखते होंगे, काफ़ी हंगामेदार होता है। कितना स्पीकर और सभापति को, चांसलर को कितना वर्क करना पड़ता है हाउस को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद जो दूसरा आवर्स होता है, जनरली यह लोक संसदीय जो कार्य प्रक्रिया है उसमें इसका उल्लेख नहीं है।
ब्रिटेन में भी इसका उल्लेख नहीं है, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में इसकी कोई चर्चा नहीं है, ना हमारे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में। लेकिन भारत में 1962 से 1962 से एक परंपरा बन गई, शून्यकाल, 0 आवर्स। 12 बजे का जो समय होता है ना तो AM होता है ना तो PM, इस वजह से 0 आवर्स कहा गया। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य था कि महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर चर्चा करना। और कभी कभी तो ये चर्चाएं इतनी लंबी चलती हैं कि ये पूरे संसद के अन्य जो प्रोसीजर्स है उसको स्थगित करना पड़ता है। इसीलिए 0 आवर्स को संसदीय अनियमितताओं का काल, पीरियड ऑफ इरेगुलरिटीज ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसेस भी कहा जाता है। लेकिन इसका एक, ये तो नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया, इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये होता है कि महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार या प्रशासन का ध्यान सांसदों के द्वारा या संसद में उठाया जाता है। तीसरा है आधे घंटे की चर्चा। सपोज टू बी कि जो प्रश्नकाल में उत्तर दिया गया उससे माननीय सांसद सेटिस्फाई नहीं है तो सप्ताह में 3 दिन की व्यवस्था है। अल्टरनेटिव है मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। 3 दिन, जैसे आज फ्राइडे, 3 दिन लोकसभा और राज्यसभा के जो कार्य संचालन प्रणाली है उसके अंतिम आधे घंटे में उसी प्रश्नों पर फिर से आधे घंटे की चर्चा की जाती है। उद्देश्य क्या है इसका आधे घंटे की चर्चा का? कि उन मुद्दों पर माननीय सांसद जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनको संतुष्ट करना, सेटिस्फाई करना, ये है हाफ एन आवर डिस्कशन। अब देखिए 2 चीज़ें यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ, मुझे लगता है ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। 2 चीज़ें यहाँ मैं बताना चाहता हूँ। पहला है एडजर्नमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव। अच्छा, दूसरा है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। दोनों के बीच में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। अभी आपने बताया कि 21 दिन, 10 डेज, लेकिन इतना महत्वपूर्ण मुद्दा आ गया कि हमें संसद की कार्यवाही तुरंत स्थगित करनी है। चर्चा, कोई महत्वपूर्ण ऐसा सार्वजनिक महत्व का मुद्दा आ गया कि हम 10 दिन और 21 दिन तक वेट नहीं कर सकते हैं, हमें तुरंत चर्चा करनी है। तो उसके लिए भी भारतीय संसदीय प्रणाली में एक व्यवस्था किया गया है, स्थगन प्रस्ताव या काम रोको। मतलब अब संसद में चर्चा नहीं होगी, पहले उस महत्वपूर्ण मुद्दे कैटेगराइज किया गया है किन मुद्दों पर एडजर्नमेंट मोशन लाया जाएगा। पहले इसकी प्रक्रिया समझिए, किस प्रकार स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा, फिर हम बताएंगे किन किन आधार पे एडजर्नमेंट मोशन लाया सकता है और किन आधार पर नहीं लाया सकता है। स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव लाए जाने का उद्देश्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर जो भारत सरकार की गंभीर त्रुटि है उस पर ध्यान आकर्षित करना है। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव हालांकि पार्लियामेंट में किसी में लाया सकता है, लेकिन जनरली लोकसभा में लाया जाता है और टोटल मेंबर्स का 1/10 मेंबर्स प्रपोज करेंगे। स्पीकर इस पे अनुमति देगा और जब स्पीकर अनुमति एक बार दे देता है तो तब तक लोकसभा स्थगित नहीं होगा जब तक इस पर चर्चा न हो जाए और मतदान न हो जाए। इसीलिए प्रायः सरकारें स्थगन प्रस्ताव नहीं लाना चाहती हैं, क्योंकि अगर स्थगन प्रस्ताव में सरकार पराजित हो जाएगा तो उसे नैतिक रूप से इस्तीफा देना पड़ता है। नैतिक रूप से ये सरकार का एक प्रकार से क्या है, डिफीट है। इसलिए स्पीकर चूंकि पार्टी का होता है, जिस दल का बहुमत होता है उसी का सरकार होता है और स्पीकर उसी पार्टी को होता है, तो सामान्यतः एडजर्नमेंट मोशन पर परमिशन ग्रांट नहीं किया जाता है। लेकिन भारत सरकार को गंभीर त्रुटि, जैसे एक बार कुतुब मीनार में कुछ हादसा हुआ था, स्थगन लाया गया, तमाम ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉलिसी थे जिस पे एडजर्नमेंट मोशन लाया गया। तो क्या क्या क्राइटेरिया होगा एडजर्नमेंट मोशन का? स्थगन प्रस्ताव लाए जाने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया है? मामला विशिष्ट हो, तथ्यात्मक हो, प्रमाणिक हो, सोर्स उसका सर्टिफाइड हो,
आप ऐसे किसी मुद्दों को नहीं उठा सकते जो न्यायपालिका में विचारणीय हो या पार्लियामेंट के प्रिविलेज विशेषाधिकार का हनन होता है। ऐसे मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। स्थगन प्रस्ताव के लिए विशिष्ट प्रकार के मामले हो, तथ्यात्मक हो और उसका स्रोत क्या होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए। पब्लिक इंपॉर्टेंस, महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्व के मुद्दे होने चाहिए, उस पर एडजमेंट मोशन लाया जाएगा। तो एडजमेंट मोशन में स्थगन प्रस्ताव में चूंकि मतदान होता है, वोटिंग में यदि सरकार पराजित होती है तो उसे इस्तीफा देना पड़ सकता है, इसलिए समांतर स्पीकर एडजमेंट मोशन पर परमिशन ग्रांट नहीं करता है। तो बचने के लिए क्या तरीका है, कॉल अटेंशन, ध्यानाकर्षण। यह भारत में सिर्फ है 1954 में यह लागू है ध्यानाकर्षण। इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात है, महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंत्री या मंत्रियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। चर्चा होती है, ध्यान आकर्षित होता है, बट इस पर किसी प्रकार का मतदान की व्यवस्था नहीं है। सरकार की स्थिरता पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए स्पीकर जनरली स्थगन पर अनुमति न देकर किसको अनुमति देगा, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पे। नेक्स्ट देखिए, अविश्वास प्रस्ताव। आर्टिकल 75 क्या कहता है, लोकसभा सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर लोकसभा में बहुमत समाप्त हो गया किसका, मंत्रिपरिषद का, तो इस्तीफा देना पड़ेगा। और हमेशा याद रखिए, सरकार या कार्यपालिका विश्वास प्रस्ताव पेश करती है, कॉन्फिडेंस मोशन, और विपक्ष क्या लाती है, नो कॉन्फिडेंस। टेक्निक वही है, 1/10 मेंबर्स, 1/10 लोकसभा में लाना है। याद रखिएगा, ये राज्यसभा में नहीं ले जाएगा। 1/10 मेंबर्स क्या करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव के लिए परमिशन स्पीकर के पास भेजेंगे। अगर स्पीकर अनुमति देता है तो अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होती है, मतदान होता है। अगर सरकार मतदान में पराजित हो जाता है, रिजाइन। आपको याद होगा या शायद आप लोग को 1907 में मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी एक मत से पराजित हुए थे, नो कॉन्फिडेंस में, और रिजाइन करना पड़ा था। तो जनरली अविश्वास प्रस्ताव में भी सरकार को रिजाइन करना पड़ता है। उससे अलग एक और है, सेंसर मोशन, निंदा प्रस्ताव। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको किसी भी सांसद को जो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहा है उसे कारण नहीं बताना है, लेकिन यहाँ पे कारण बताना है कि आप सरकार की निंदा क्यों कर रहे हो, और इससे सरकार की स्थिरता पर प्रभाव नहीं पड़ता है। मतदान की व्यवस्था नहीं है, भी मतदान करा भी सकते, लेकिन सरकार की स्थिरता पर कोई सेंसर प्रस्ताव का सरकार की स्थिरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मंत्री या पूरे सरकार की इसमें निंदा या सेंसर लाया जाता है। बस्ती प्रक्रिया, आइए देखते हैं, डिटेल बाद में बताएंगे। ये सिंपल 5 जो बस्ती प्रोसीजर्स हैं उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। भारत में जो बजट पेश होता है, पहले फरवरी के लास्ट वीक में एक परंपरा थी, लेकिन 2019 से अब ये इसमें चेंजेस लाए गए हैं। बजट अब फरवरी के फर्स्ट वीक में पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। कुल बजट में पहले 1921 में एक कमेटी आई थी, एक्ट वर्थ कमेटी। इस कमेटी के रिकमेंडेशन पर, एक्ट वर्थ कमेटी, इस कमेटी के रिकमेंडेशन पर सामान्य बजट और रेल बजट को अलग कर दिया गया था। सामान्य बजट, रेल बजट। सामान्य बजट में 109 मांग होती थी, डिमांड मतलब जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर। टेक्निकल चीज़ें हम बाद में बताएंगे, बस आज आपको सिर्फ समझाना चाहते हैं कि इसके थ्रू कैसे संसद नियंत्रण करेगी सरकार प्रशासन पे। तकनीकी जब हम आपको वित्तीय प्रशासन पढ़ाएंगे, मैनेजमेंट, वहाँ डिटेल बताएंगे। सामान्य बजट में 109 मांग होती है डिमांड, और रेल बजट में 32 डिमांड होती है। अच्छा, इस 109 में, सामान्य बजट में जो 109 मांग होती है उसमें 103 होता है सामान्य प्रशासन और 6 होता है रक्षा विभाग, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, और 6 जो डिमांड होती है
वो डिफेंस का होता है, रक्षा प्रशासन का होता है। तो एक 1921 से यह परंपरा थी, भारत में सामान्य बजट अलग और रेलवे बजट अलग। लेकिन 2019 में पुनः वर्तमान सरकार ने अब सिर्फ एक ही बजट पेश हो रहा है, रेलवे बजट को अब सामान्य बजट से अलग नहीं रखा था। चर्चाएं अलग से होती है संसद में, वो अलग होता है। तो बजट का प्रस्तुतिकरण होता है फरवरी के फर्स्ट वीक में। उस दिन आप देखते होंगे संसद में सभी सांसद अटेंशन पाना चाहते हैं, कितना रेडी होकर जाते हैं संसद में। सबको मालूम है कि उनके क्षेत्र की जनता आज टीवी पे देखेगी, पूरा तैयारी के साथ पहुंचते हैं पार्लियामेंट। कब कैमरा फोकस करेगा हमारी तरफ, तमाम बातें हैं। तो सामान जिस दिन बजट प्रस्तुत होता है उस दिन सिर्फ क्या होता है, वित्त मंत्री एक भाषण देते हैं जो अब नेचर में क्या होता है, पॉलिटिकल होता है, राजनीतिक भाषण होता है। हालांकि कुछ जो देश की जो वित्तीय स्थिति है उसके बारे में भी चर्चा की जाती है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसके वित्तीय पहलू या तकनीकी पहलू पर कोई चर्चा नहीं होती है। वित्त मंत्री कहता है कि जो बजट वो पेश कर रहा है वो आज तक का सर्वश्रेष्ठ बजट है। विपक्ष कहता है कि साहब नहीं, ये तो बहुत ही खराब है, इसमें किसानों, उसी दिन याद आती है किसकी, किसानों की, गरीबों की, दलितों की। किसानों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, बस एक पॉलिटिकल, इसमें क्या होता है, आरोप और प्रत्यारोप होता है। सभी ये दिखाने का प्रयास करते हैं सत्ता पक्ष विपक्ष की जनता के वे सच्चे हितैषी हैं। अर्थात यहाँ पर जो बजट का प्रेजेंटेशन होता है उसमें पॉलिटिकल स्पीच होता है और विपक्ष का आरोप होता है, सरकार का उस पर क्लैरिफिकेशन होता है। तकनीकी पक्ष पे कहाँ पे होती है, जो सामान्य चर्चा जो एक सप्ताह बाद बुलाया जाता है, जनरली ये 3 से 4 दिन चलता है जनरल डिस्कशन। इसका उद्देश्य क्या है, सामान्य चर्चा का उद्देश्य है कि यदि बजट के आर्थिक पक्ष पर संसद का कोई सुझाव आता है तो सरकार बजट में चेंजेस ला सकता है। विपक्ष यदि कोई सकारात्मक सुझाव देता है तो सामान्य चर्चा में सरकार बजट के आर्थिक पक्ष में परिवर्तन कर सकता है। 3 से 4 दिन सामान्य चर्चा होता है। अब जाकर थर्ड स्टेज में अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान होता है। अभी मैंने आपको बताया कि कुल सामान्य बजट में 109 और रेल बजट में 32, 141 डिमांड। और ब्रिटिश परंपरा क्या है, 26 दिन में चर्चा होनी है, ठीक है। और 26वें दिन एक प्रपोजल लाया जाता है जिसे कहा गया गिलोटिन प्रपोजल, गिलोटिन। अब गिलोटिन पे बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, कभी मैं सुनाऊंगा। हालांकि स्टोरी टेलर तो मैं नहीं हूँ, लेकिन एक छोटी मोटी कहानी मैं भी सुना दूंगा। गिलोटिन मतलब होता है, ये फ्रेंच वर्ड है, गले को काट देना जिससे गले से आवाज़ न निकले। मतलब फ्रांस में जब किसी व्यक्ति को फांसी जाती थी तो गिलोटिन मशीन पे लिटा दिया गया, आवाज़ बंद। मतलब संसद में अब कोई आवाज़ नहीं आएगा, मतलब अब संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। 26वें दिन लाता है। लेकिन उसके पहले क्या होता है मैं आपको बता दूं। उसके पहले होता है कि प्रत्येक मंत्रालय अपने अनुदान मांगों को प्रस्तुत करेगा, उस पर चर्चा होती है। विपक्ष क्या करेगा, बट नेचुरल है, भारत में विपक्ष क्या करता है, उसका विरोध करता है। 3 प्रकार से अनुदान मांगों पर कटौती प्रस्ताव लाया जाता है, कट मोशन। कौन कौन से कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव यहाँ मैं लिख रहा हूँ। कटौती प्रस्ताव जब अनुदान मांग प्रस्तुत किया जाता है तो संसद में कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। 3 प्रकार से कटौती प्रस्ताव होता है। पहला पॉलिसी कट, नीतिगत कटौती प्रस्ताव। दूसरा आर्थिक कटौती, इकोनॉमिक कट। और तीसरा होता है टोकन कट, सांकेतिक कटौती। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है, कटौती प्रस्ताव का जो उद्देश्य है वो ये है कि खासकर यहाँ विपक्ष होगा, संसद ये बताना चाहती है कि सरकार के नीतियों से वो सेटिस्फाई नहीं है। जैसे नीतिगत कटौती प्रस्ताव, ये क्या है,
ये कहता है कि हम गवर्नमेंट की पॉलिसी से पूर्णतः अनसेटिस्फाई हैं। और इसमें क्या कहा जाता है? कहा जाता है नीतिगत कटौती में कि मांग की धनराशि, जो डिमांड आपने किया है, मांग की धनराशि अमाउंट, ये घटाकर कितना कर दिया जाए? 1 रुपये कर दिया जाए। किसमें? नीतिगत कटौती में। मतलब पूरी तरह पॉलिसी से अनसेटिस्फाई नहीं है गवर्नमेंट के, इसलिए स्पीकर इस पर परमिशन ग्रांट नहीं करता है, क्योंकि एक प्रकार से ये सरकार की नीतियों की आलोचना है। फिर दूसरा क्या है? आर्थिक कटौती। इसमें क्या है? मांग की जो धनराशि है उसमें से एक हम लमसम अमाउंट, एक निश्चित धनराशि, सपोज करिए 1000 रुपये, एक हम लमसम अमाउंट की कटौती की डिमांड करते हैं। इसका क्या उद्देश्य हुआ? विपक्ष या संसद ये कहना चाहता है कि सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं उसमें फिजूल खर्ची है, एक्स्ट्रावेजेस, फिजूल खर्ची, मितव्ययी नहीं है, इकोनॉमी नहीं है, इसलिए हम सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। और तीसरा, जनरली इसी का परमिशन स्पीकर देता है, टोकन कट, सांकेतिक कटौती, मांग की धनराशि घटाकर कितना कर दिया जाए? 100 रुपये कर दिया जाए। जनरली सांकेतिक कटौती का ही परमिशन पार्लियामेंट में, लोकसभा में स्पीकर क्या करता है? परमिट करता है। ठीक है, अब कटौती प्रस्ताव पेश हो गया। चूंकि संसद में या लोकसभा में सरकार का क्या होता है? बहुमत होता है, इसलिए कोई विशेष प्रभाव कटौती प्रस्ताव का नहीं पड़ता है। फिर भी सरकारें क्यों इससे फेयर अप होती हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि जनता में इसका क्या होगा? प्रचार, प्रोपोगेशन, सतर्क होती हैं। सरकार किससे डरती है सबसे अधिक? चुनाव से। याद रखिए, कॉमन इलेक्शन जो मैंने बताया था, और यहाँ बताऊंगा जब जन नियंत्रण पढ़ाऊंगा, तो ये कटौती प्रस्ताव के थ्रू अनुदान मांगों पर चर्चा, मतदान, प्रत्येक मंत्रालय। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, जैसे श्री नरसिम्हा राव, पूरे 26 दिन में 1.5 मंत्रालयों के ऊपर चर्चा हो पाई थी। इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस था, इसलिए उन्हें कहा जाता है 1.5 मंत्रालयों की लंबी सरकार। ऐसे तमाम हिस्टोरिकल ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं पार्लियामेंट में, क्योंकि 26 दिन में सिर्फ 1.5 मंत्रालयों पर चर्चा हो पाई थी। 26वें दिन क्या लाया गया? गिलोटिन। गिलोटिन मतलब अब संसद के मुंह पर कोई आवाज़ नहीं, चर्चा नहीं, और ये मान लिया गया कि जो 141 मांग थी, 109 और 32, वो क्या हो गया? अप्रूव्ड हो गया, स्वीकृत हो गया पार्लियामेंट के फ्लोर पे। लेकिन अभी सरकार धन खर्च नहीं कर सकती है, उसके लिए क्या लाना पड़ेगा? एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोजन विधेयक। और इसका वही प्रभाव है जो मनी बिल का, मतलब लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा में क्या है? मैक्सिमम राइट्स 14 डेज। राज्यसभा का अधिकार क्या मनी बिल पे? मैक्सिमम 14 दिन। 14 दिन के पश्चात राज्यसभा में जो भी चर्चा हो या ना हो, वो बिल पास हो जाता है। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन बिल लाए जाने का उद्देश्य क्या है? विनियोजन विधेयक क्यों लाया जाता है? यहाँ तो साहब 26वें दिन गिलोटिन पास हो गया ना, चर्चा नहीं होगी। लेकिन जब एप्रोप्रिएशन बिल पे चर्चा, यहाँ देखिए, अनुदान मांगों पर चर्चा भी हो रही, मतदान भी हो रहा है। इसका क्या अर्थ हुआ? मतलब जो विनियोजन विधेयक पर पारित होना है, इसका मतलब इस पर चर्चा भी होगी, मतदान भी होगा। जो चीज़ें पीछे अनुदान मांगों पे पारित होने पे छूट गया, उस पर चर्चा हो सकती है पुनः, लेकिन जो अमाउंट अप्रूव्ड हो गया है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नहीं समझ आ रहा आपको? सपोज करिए कि किसी एक्स मंत्रालय को 10,000 लाख करोड़ रुपए या 10,000 लाख करोड़ रुपए अप्रूव्ड हुआ है। किसमें? अनुदान मांगों पर चर्चा, मतदान में। विनियोजन विधेयक पर उस मंत्रालय पुनः चर्चा हो सकती है, लेकिन इस अमाउंट में कोई चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। विनियोजन विधेयक पारित हो जाता है, अब जाकर सरकार को धन खर्च करने का अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन धन आएगा कहाँ से? ये तो एक्सपेंडिचर का पहलू हो गया, खर्च का। रेवेन्यू कहाँ से आएगा?
उसके लिए वित्त विधेयक पारित किया जाता है। काफ़ी समय लग जाता है, वित्त विधेयक करीब मई तक पारित होता है। लेकिन हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर क्या है, 31 मार्च को समाप्त हो जाता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। पहले मैं बता दूं कि वित्त विधेयक में क्या होता है, नए टैक्स प्रपोजल, कर प्रस्ताव, कर के दरों में परिवर्तन, संशोधन वगैरह वगैरह वगैरह। संसद में जब वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो विपक्ष काफ़ी इस पर एग्रेसिव होता है कि ये टैक्स बढ़ाया गया, घटाया गया, गलत है, तमाम बातें होती हैं। लेकिन फिर मैं बताऊंगा कि चूंकि हाउस पे गवर्नमेंट का क्या है, मेजॉरिटी है, तो वित्त विधेयक भी पारित हो जाता है। लेकिन इसे पारित होने में समय लगता है। तो हमारे यहाँ व्यवस्था क्या है, 31 मार्च के बाद क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के आदेश से सरकार टैक्स कलेक्ट कर सकता है। और फाइनली जब फाइनेंस बिल पास हो जाएगा तो जो रेट में अगर कोई परिवर्तन होगा तो उसका एडजस्टमेंट की भी व्यवस्था है। ये ब्रिटिश काल से परंपरा चली आ रही है, 1930 का जो एक्ट है उससे चला आ रहा है। तो इस प्रकार जाके डिटेल में पढ़ाऊंगा, जब फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में बताऊंगा। इस प्रकार आप बजट की प्रक्रिया पूरी होती है। और चूंकि बजट कौन बनाता है, सरकार, प्रशासनिक एजेंसी, उसके माध्यम से संसद प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करता है। संसदीय समितियां, 3 समितियां हैं। लोक लेखा समिति जो धन खर्च करने के बाद जांच करती है, डिटेल बाद में। प्राक्कलन समिति बजट में जो एस्टिमेट बनाया था उसकी जांच करती है, डिटेल बाद में। और लोक उपक्रम की भी चर्चा मैंने की है। लोक मतलब सरकार, उपक्रम मतलब व्यवसाय। जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भेल, गेल, आईओसी, ये सरकारी उपक्रम हैं, उनके लिए सरकार धन की व्यवस्था करती है। उसकी जांच के लिए भी संसद की समिति है, ये भी व्यय करने के पश्चात जांच करती है। तो संसदीय समितियां भी प्रशासन के खर्च पर जांच के माध्यम से नियंत्रण स्थापित करती है। और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, संसदीय प्राधिकारी, संवैधानिक प्राधिकारी, ये भी संसद के बिहाफ पर जब सरकार खर्च कर लेती है, व्यय के पश्चात जुड़ता है। ये भी मजेदार चीज ये जानिए कि इसी की रिपोर्ट पर कौन कार्य करता है, पीएसी। ठीक है, तो सीएजी की बताएंगे डिटेल, घबराइए मत। तो सीएजी क्या करती है, सरकार के व्यय पर जांच के माध्यम से नियंत्रण स्थापित कर सकती है। ये सारे इनडायरेक्ट कंट्रोल हैं, अप्रत्यक्ष नियंत्रण है। इसीलिए प्रश्न पूछा गया यूपीएससी में कि प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण मिथ्या नामकरण है, सीडो है, या क्या पूछा गया, क्या प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण प्रभावशाली है। आइए देखते हैं संसदीय नियंत्रण की सीमाएं क्या क्या हैं। पहली सीमा क्या है कि संसद के सदस्यों के पास तकनीकी ज्ञान का अभाव। अब सभी सदस्य को ये जानकारी नहीं होगी बजट क्या है, ये पूरी प्रक्रिया, ठीक है, एक्सपीरियंस को गेन करते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं, लेकिन संसद के सदस्यों के पास वित्तीय प्रक्रिया का ज्ञान का अभाव, संसद के पास समय की कमी, बजट सत्र एक ही बार आता है और बाकी आप देखिए लोकसभा के 3 सत्र और राज्यसभा के 4 सत्र। संसद में दलीय राजनीति के आधार पर आलोचना, संसद में व्हिप जारी करना, कोई भी सांसद अपने पार्टी के नीतियों के अगेंस्ट कार्य नहीं कर सकता है। ये तो उस सांसद के आत्मा को क्या कर दिया गया, एक्सप्लॉइट। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं संसद नियंत्रण कर पा रही प्रभावशाली? संसद के सदस्यों को संसदीय प्रक्रिया के ज्ञान का अभाव। श्री राहुल गांधी ने इसलिए युवा सांसद की बात की थी कि संसद के जो नए सदस्य चुन के आए उन्हें ट्रेनिंग दिया जाए। ये सारी सीमाएं हैं जिसके कारण प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण प्रभावशाली नहीं है या मिथ्या है। जो प्रश्न पूछा गया, प्रभावशाली कैसे बनाया जाएगा, सुझाव आप दे सकते हैं कि संसद के सदस्यों को वित्तीय प्रक्रिया का ज्ञान दिया जाए, उनकी ट्रेनिंग की जाए, उनके संसदीय
कार्य व्यवहार आचरण अनुशासन की जानकारी प्रदान की जाए, अस्थायी समितियों के माध्यम से नियंत्रण स्थापित किया जाए। वर्तमान में 24 अस्थायी समितियां हैं। ये सारे सुझाव आप दे सकते हैं जो संसदीय नियंत्रण को प्रशासन पर प्रभावशाली बनाता है। तो काफ़ी डिटेल हो गया ना। चलिए देखिए वीडियो, अभी तो इसको डिटेल हम फिर बताएंगे। कल मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तो हम चर्चा करेंगे प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण बहुत छोटा है, और साथ में प्रयास करेंगे कि न्यायिक नियंत्रण भी शुरू कर दिया जाए। थैंक यू सो मच।